तस्वीर में तो इतना ही था। अभी मैंने दिखाया एक छोटी बच्ची है, कुपोषण से पीड़ित है और पास एक गिद्ध बैठा हुआ है जो टकटकी लगाकर देख रहा है कि कब उसे अपना भोजन बनाए। आगे लिखिए। यह तस्वीर न सिर्फ कार्टर की संवेदना एवं नैतिकता पर प्रश्न उठाती है। यह तस्वीर न सिर्फ कार्टर, केविन कार्टर, यह तस्वीर न सिर्फ कार्टर की संवेदना एवं नैतिकता पर प्रश्न उठाती है, अपितु संपूर्ण मानव जाति की अंतरात्मा की झलक देती है। यह तस्वीर न सिर्फ कार्टर की संवेदना एवं नैतिकता पर प्रश्न उठाती है, अपितु संपूर्ण मानव समाज की अंतरात्मा की झलक देती है। आधुनिक समाज तनाव, युद्ध, हिंसा, आधुनिक समाज। यह तस्वीर न सिर्फ कार्टर की संवेदना एवं नैतिकता पर प्रश्न उठाती है, अपितु संपूर्ण मानव समाज की अंतरात्मा की झलक देती है। यहां तक हो गया। संपूर्ण समाज की अंतरात्मा की झलक देती है। आगे लिखिए। आधुनिक समाज तनाव, कोमा युद्ध, आधुनिक समाज तनाव, कोमा युद्ध, कोमा हिंसा एवं शक्ति के प्रेम को वरीयता देकर, शक्ति के प्रेम को, शक्ति के प्रेम को वरीयता देकर, प्रेम की शक्ति नहीं है, शक्ति का प्रेम है, ध्यान रहे, है ना। आधुनिक समाज तनाव, कोमा युद्ध, कोमा हिंसा एवं शक्ति के प्रेम को वरीयता देकर न सिर्फ बच्चों का बचपन छीन रहा है, बल्कि न सिर्फ बच्चों का बचपन छीन रहा है, बल्कि कई मामलों में तो उन्हें जीवन के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। न सिर्फ बच्चों का बचपन छीन रहा है, बल्कि कई मामलों में तो उन्हें जीवन के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्य या प्रसंग, जो भी आप लिखना चाहें, इस प्रकार के वाक्य या प्रसंग समाज की प्राथमिकताओं, इस प्रकार के वाक्य या प्रसंग समाज की प्राथमिकताओं, मूल्यों एवं संस्कार की झलक देकर, इस प्रकार के वाक्य या प्रसंग समाज की प्राथमिकताओं, मूल्यों एवं संस्कार की झलक देकर समाज की वास्तविक अंतरात्मा को स्पष्ट करने हेतु, समाज की वास्तविक अंतरात्मा को स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मूल्यों एवं संस्कार की झलक देकर समाज की वास्तविक अंतरात्मा को स्पष्ट करते हुए या करने हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो क्या है कहानी? अब देखिए, कहानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, इससे ज़्यादा डिटेलिंग, या प्रसंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, इससे ज़्यादा डिटेलिंग हम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा पृष्ठभूमि क्रिएट की कि इस तरह की एक तस्वीर रही। तस्वीर काफ़ी चर्चित रहती है क्योंकि जिन्होंने ये तस्वीर ली उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिलता है, लेकिन पुरस्कार मिलने के 4 माह बाद ही वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या था, और ये तस्वीर लेने वाले जो व्यक्ति केविन कार्टर थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अब क्यों की ये पता है? क्योंकि तस्वीर तो वायरल हो गई, उनको पुरस्कार भी मिल गया, लेकिन उनके पास अनेक पत्र आए, और वो पत्र में लिखा क्या था कि हमें ये बताइए कि जब वो गिद्ध उस बच्ची को खाने का इंतजार कर रहा था तब आप क्या कर रहे थे? फोटो लेना आपकी वरीयता थी। अब उसके पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी। उनका कहना था कि उन्हें कुछ करने की अनुमति थी ही नहीं, उनको लेकर जाया गया जहां जो शासन प्रशासन पुलिस बल में लोग थे उनके द्वारा लेकर जाया गया, और उनको पहले कहा था कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, आप किसी चीज़ को छेड़ नहीं सकते, सिर्फ आप अपना काम करेंगे और वहाँ से बाहर
निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो दक्षिणी सूडान में या अन्य स्थानों पर देखा उनके लिए काफ़ी विचलित करने वाला था, और वो इतने विचलित होते हैं कि पुरस्कार मिलने के 4 माह बाद ही वो आत्महत्या कर लेते हैं। बट इस कहानी का चूंकि इस हिस्से का हमारे टॉपिक से कोई सरोकार नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। सरोकार क्या है कि बच्चों के साथ जो हो रहा है, मनुष्य जो है या मानव जाति युद्ध, हिंसा, शक्ति के प्रेम में इतना आसक्त है कि एक सुभेद्य वर्ग जो बच्चे हैं उनके जीवन, उनके भरण पोषण तक पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इस तरह के जो वाक्य और कहानियां हैं वो ये दिखाती है कि किसी भी समाज की वास्तविक अंतरात्मा कैसी है। ये हमने इसे टॉपिक से लिंक करने के लिए लिखा। इसलिए कोई भी प्रसंग, कोई भी कहानी, कोई भी वाकया, किस्सा जो भी है वो तब तक आपके टॉपिक के लिए रेलिवेंट नहीं होगा जब तक कि आप उसे टॉपिक से ना जोड़ें। क्लियर है? भाषा आपकी प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही जटिल तरह की भाषा लिखे, सरल, लेकिन जो आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो मैसेज आसानी से कम्युनिकेट हो जाए, इतना आपको इंश्योर करके चलना है। अब फटाफट बिना डिले के एक टॉपिक और लिखिए, और इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ज्यादा अवसर नहीं दूंगी। चलिए लिखिए, रेगिस्तान को जो चीज सुंदर बनाती है, रेगिस्तान को जो चीज सुंदर बनाती है वह यह है, वह यह है कि इसमें कहीं न कहीं पानी का एक कुआं छिपा होता है। रेगिस्तान को जो चीज सुंदर बनाती है वह यह है कि इसमें कहीं न कहीं पानी का एक कुआं छिपा रहता है। एक टॉपिक और लिखिए इसी के नीचे, अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए, अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए, आपको कोई छाया दिखाई नहीं देगी। अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए, आपको कोई छाया दिखाई नहीं देगी। दोनों टॉपिक का अर्थ, मीनिंग प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए जरा। बताना नहीं है, सिर्फ खुद प्रोसेस करना है। प्रश्न है कोई? क्या समझ में आया कि रेगिस्तान को क्या सुंदर बनाता है? कि उसमें पानी का कुआं है। तो मतलब चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, उसमें भी कुछ अच्छा होता है। और वो अच्छा क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई अवसर सदैव छिपा रहता है, आवश्यकता है तो हमें खोजने की। तो मतलब यहाँ भी ऐसा होने के लिए क्या चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे। वरना आम व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा हुआ जो हम चाहते हैं उसके विपरीत है, तो हम क्या करते हैं? हताश हो जाते हैं, हर प्रकार की उम्मीद छोड़ देते हैं। क्लियर है? दूसरा टॉपिक, अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए, आपको छाया नहीं दिखाई देगी। मतलब चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, आप में उम्मीद है ना, सकारात्मक आपका दृष्टिकोण है, तो आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ ही जाएंगे। मोटा मोटा सकारात्मक दृष्टिकोण, उम्मीद, अवसर, इन्हीं पर ये दोनों टॉपिक आधारित है। मैंने दो टॉपिक एक साथ इसलिए लिखवाए ताकि आपके मस्तिष्क में ये मैसेज ना जाए कि एक तरह की इंट्रोडक्शन एक ही टॉपिक में यूज हो सकती। अगर स्कोप है तो उसी कहानी को अंत में थोड़ा सा बदल दीजिए, लिंक वाला पार्ट है उसे बदल दीजिए, आप उसे मल्टीपल स्थानों पर इस्तेमाल में ला सकते हो। जैसे अभी मैंने केविन कार्टर की जो फोटो थी उसका किस्सा सुनाया, मान लीजिए बच्चों पर नहीं है, कोई टॉपिक ओवरऑल ही मानवीय मूल्यों पर आधारित है, और आपको कहीं ये दिखाना है कि देखिए मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा, आप नकारात्मक पक्ष दिखाना चाह रहे हैं, तो भी ये कहानी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बट ध्यान रहे जबरदस्ती भी किसी कहानी किस्से को कहीं पर नहीं डालना है। अगर रेलिवेंट है, टॉपिक के साथ जा रहा है, तो ही आप उसे डालेंगे। अब इस टॉपिक को लेकर एक कहानी लिखिए, एक प्रसंग लिखिए। एक आविष्कारक लिखिए,
एक आविष्कारक जो आविष्कार करने से पहले असंख्य बार असफल होते हैं। एक आविष्कारक जो आविष्कार करने से पहले असंख्य बार असफल होते हैं। एक आविष्कारक जो आविष्कार करने से पहले असंख्य बार असफल होते हैं, अपनी खोज के मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करने के बावजूद, अपनी खोज के मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करने के बावजूद उनका कहना था, असंख्य बाधाओं के बावजूद उनका कहना था, और कहना था के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप डालेंगे और लिखेंगे मैं असफल नहीं हुआ, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए हैं। मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो कार्य नहीं करेंगे। एक आविष्कारक जो आविष्कार करने से पहले असंख्य बार असफल होते हैं, अपनी खोज के मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करने के बावजूद उनका कहना था, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए जो कार्य नहीं करेंगे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास बंद। इस आविष्कारक को हम थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। इन आविष्कारक को हम थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा आविष्कारित प्रकाश बल्ब, इनके द्वारा इनके द्वारा आविष्कारित प्रकाश बल्ब न सिर्फ विश्व को बाहरी रोशनी प्रदान करता है, इनके द्वारा आविष्कारित प्रकाश बल्ब न सिर्फ विश्व को बाहरी रोशनी प्रदान करता है, बल्कि विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखना, बल्कि विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखना, कोमा, असफल होने की स्थिति में भी अवसर खोजना, विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखना, असफल होने की स्थिति में भी अवसर खोजना, इत्यादि हमें आशावादिता से परिपूर्ण करते हैं, हमें आशावादिता से परिपूर्ण करते हैं। मोटा मोटा मतलब है कि इन्होंने सिर्फ प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया ही जो दुनिया को बाहरी रोशनी प्रदान करता है, जो इनका उदाहरण है ना कि कैसे विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखें, असफलता में भी अवसर को खोजें, ये हमें आंतरिक तौर पर आशावादिता से परिपूर्ण करता है। थॉमस एडिसन असफलता रूपी रेगिस्तान में, थॉमस एडिसन का असफलता रूपी रेगिस्तान में सफलता रूपी कुएं को तलाशने का साहस ही, थॉमस एडिसन का असफलता रूपी रेगिस्तान में सफलता रूपी कुएं को तलाशने का साहस ही अंततः उनको सफल बनाता है। थॉमस एडिसन का असफलता रूपी रेगिस्तान में सफलता रूपी कुएं को तलाशने का साहस ही अंततः उनको सफल बनाता है।
तो उनका एक किस्सा था, हमने देखा कि वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, वो असफलता से हताश नहीं होते, बल्कि जितनी बार वो असफल होते हैं उनको समझ में आता है कि चलिए एक तरीका और पता चला जो काम नहीं करेगा। उनका यही सकारात्मक दृष्टिकोण था जिसके चलते ना सिर्फ वो प्रकाश बल्ब का आविष्कार करते हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए भी किस तरह से हम आशावादी बने रहें, विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखें, इस तरह की सीख छोड़कर जाते हैं। तो सिंपल उनका एग्जाम्पल था। अब जरा देखना दूसरा टॉपिक क्या लिखा है आपने, इसमें कुछ नहीं करना, सेम थॉमस एडिसन का यही प्रसंग है। लास्ट में लिख क्या देंगे कि उन्होंने सदैव अपना चेहरा कहाँ रखा, रोशनी की तरफ रखा। जितनी भी बाधाएं आई, असफलता असंख्य बार आई, लेकिन वो हताश नहीं हुए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा रोशनी की तरफ रखा। इससे वो ऊर्जावान बने रहे, सकारात्मक रहे, और जिसके चलते ना सिर्फ वो अपने आविष्कार में सफल हो पाते हैं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी छोड़कर जाते हैं। सिंपल दूसरा टॉपिक, सेम प्रसंग चेंज हो गया, दूसरे टॉपिक के अनुरूप इंट्रोडक्शन हो गई। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका कहना है कि जो दूसरा टॉपिक है उसमें दशरथ मांझी की कहानी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह के महान व्यक्तित्व जिन्होंने कुछ भी ऐसा किया जो समाज के लिए महत्वपूर्ण था, जो समाज को प्रोत्साहित कर रहा है, आप उनकी कहानियां लिख सकते हैं। तो अभी तक जो कहानी और प्रसंग शैली हमने देखी, वहां से हमने क्या क्या सीखा, काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक कहानी हो सकती है, या कोई प्रसंग या किस्सा हो सकता है। प्रसंग इतिहास का भी हो सकता है, प्रसंग महान व्यक्तित्व का भी हो सकता है, प्रसंग वर्तमान समाज से उठाया गया भी हो सकता है। ध्यान रहे, कल्पना करें तो उसमें भी वास्तविकता होनी चाहिए। टाइम लाइन को आप ध्यान में रखेंगे, भाषा जहां तक संभव है प्रभावी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी में कितना विवरण डालना है और कितना उसे संक्षिप्त करना है। अगर जरूरत से ज्यादा विवरण करेंगे तो आपकी कहानी, किस्सा, प्रसंग फैल जाएगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो जितना जरूरी है, और आपकी कहानी से, आपके टॉपिक से उस कहानी की जो जो बातें लिंक है उन्हीं पर फोकस कीजिए, बाकी को आप साइड कर सकते हैं, और उसके बाद अंत में टॉपिक से लिंक कीजिए। और ये आर्ट कब आएगी, अभ्यास के बाद। अब अभ्यास की डायरेक्शन क्या होगी, ये 3-4 इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी, कम से कम 5-6 इस तरह की इंट्रोडक्शन आपके पास पीपीटी में भी है। तो 7-8-9 तरह की इंट्रोडक्शन, प्रसंग, किस्से, कहानियां तो आपको रेडीमेड मिल गया है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी और आपके दिमाग में आए उसे भी इस तरह से लिखने की कोशिश करनी है। ये है इंट्रोडक्शन लिखने का पहला तरीका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कहानी या प्रसंग शैली। दूसरा अत्यधिक प्रसिद्ध तरीका क्या है, कोटेशंस का यूज करना। अधिकांश आपने यही देखा होगा कि बच्चे कोटेशन का यूज करते हैं। चलिए दूसरा है जिसे हम उद्धरणात्मक शैली या कोट आधारित शैली भी कहते हैं। कोटेशन बेस्ड तरीके में क्या करना होता है, पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे, ठीक है। किसी भी कवि ने कोई पंक्तियां दी हैं, कविताएं लिखी हैं, वो कुछ कोटेशंस भी होती हैं जो आजकल बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस इधर उधर, है ना, इंस्टाग्राम सब पे घूमती रहती हैं, कुछ अच्छी हो वहाँ से भी ले सकते हो, उस तरह की कोटेशन भी हो सकती हैं। श्लोक भी हो सकते हैं कुछ, है ना, बहुत सारे हमारे आप देखोगे भगवत गीता से इधर उधर से कुछ श्लोक मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। सब किसके तहत आएगा, कोटेशन के तरीके के तहत काउंट होगा। लेकिन कोटेशन तरीके का आप इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको क्या लगता है सबसे जरूरी क्या है, कोटेशन याद होना। जब याद ही नहीं होगी तो इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि अचानक से एग्जाम में तो याद आएगी नहीं। अगर आप पहले याद करके गए हैं या आपने कोशिश की है, तभी ये संभावना बनती है कि वो कोटेशन आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। तो सबसे पहले कुछ मेजर थीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और उन थीम्स पर आधारित 4-5-6 कोटेशन आपको तैयार करके रखनी पड़ेगी, तब आप उन कोटेशंस का एग्जाम में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट थीम जरा लिखिए, कौन कौन सी थीम्स हो सकती हैं, लिखिए जरा, जिन पर आपको कोटेशन तैयार करनी है। महिला या लैंगिक न्याय, जी जी रिपीट करेंगे।
मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आगे से बताएगा क्या कहना चाह। रिपीट करना। शब्द हथियार हो सकते हैं। अच्छा, इसको बनाना चाहे तो आप ये टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो ये एक टॉपिक है, ऐसे इस पर हम कैसे लिखेंगे ये आप जानना चाहते हैं कि शब्द हथियार होते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना, तब हम देख लेंगे, अभी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यही आप कहना चाह रहे थे ना, टॉपिक ही जानना चाह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि इसे इंट्रोडक्शन में कैसे यूज करेंगे। शब्द हथियार होते हैं, इस थीम पर हम कहानी कैसे लिखेंगे ये जानना चाह रहे हैं आप। अच्छा, तो चलिए ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, शब्द हथियार होते हैं, कैसे लिखेंगे इस पर। शब्दों से तो कितनी बड़ी क्रांतियां आई हैं। आप बहुत सारी ऐसी क्रांतियां जो शब्दों से प्रेरित रही हैं, जिसे बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, है ना, करो या मरो, भारत छोड़ो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग। देखिए, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, जरूरी नहीं कि आप कोई कहानी या कोई प्रसंग ही लिखिए। एक तरीका क्या होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण तरह के फ्रेजेस रहे उनको उठाइए, जो विभिन्न विभिन्न क्रांतियों, या तो आप लोग बात करेंगे या मैं बोलूं, है ना। तो इस तरह के जो विभिन्न विभिन्न क्रांतियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फ्रेजेस रहे, आप उनको एक साथ लिखिए, जैसे कि बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, भारत छोड़ो, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। अब आप इन सब को एक साथ लिखकर कोमा कोमा लगाकर ये बता सकती हो कि किस तरह से शब्द हथियार का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे मामले हैं जहां शब्दों ने लोगों को प्रेरित किया, और वो जो भी जिस भी मुद्दे को लेकर आंदोलन था, उस आंदोलन से लोग जुड़ पाए। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हम एक ही तरीके का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई ऐसा प्रसंग मिल जाता है, जैसे किसी का भी आप प्रसंग उठा लीजिए, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अब चाहो तो आप थोड़ा सा डिटेलिंग करके इस तरह के स्पेसिफिक शब्दों को, चरित्र का आपको नाम पता है, किसने कहा था ये, सुभाष चंद्र बोस, है ना, तो उनके द्वारा कहे गए ये शब्द किस तरह से मोबिलाइज करते हैं लोगों को, वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ पाते हैं। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को भी आप कोट कर सकते हो, बहुत सारों को एक साथ लिखकर भी ये बता सकते हो कि देखिए, शब्द ही रहे जो महत्वपूर्ण क्रांतियों के, जो बड़ी बड़ी क्रांतियां रही, उनके आधार बने। इन शब्दों ने लोगों को प्रेरित किया और राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा। हो गई आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो बहुत तरीके हो सकते हैं, अभी हमने एक तरीका देखा है, और जरूरी नहीं कि वो एक तरीका हर तरह के टॉपिक में जाए। तो अब हम बाकी तरीकों की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या था, कोटेशन, है ना। कोटेशन वाले तरीके में हम बात कर रहे थे कि कोटेशंस आप तब दे पाओगे जब पहले आपके पास कोटेशन तैयार होंगी और याद होंगी। इस क्रम में कुछ थीम लिखिए जिन पर आपको कोटेशन ढूंढनी है। पहली थीम है महिला, कोमा गरीबी, महिला, या मैं कहूंगी कि आप इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय। दूसरा गरीबी, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य, लैंगिक न्याय, महिला, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैश्वीकरण, मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, मीडिया, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं पर्यावरण, सतत विकास एवं पर्यावरण, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, मानवीय मूल्य एवं नैतिकता, मानवीय मूल्य एवं नैतिकता, आशावादिता, आशावादिता, युद्ध, युद्ध, इतिहास, चिंतन इत्यादि, इत्यादि, चिंतन इत्यादि। ये कुछ ब्रॉड थीम है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखोगे इन्हीं थीम्स पर आधारित टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो आप 4-5 अगर कोटेशन लिख लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे तो आप निबंध में कोटेशन प्रभावी ढंग से यूज कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे,
ऐसी कोटेशंस को नहीं उठाना है जो अत्यधिक जटिल हों और जो याद ना हो पाए। तो कोटेशंस का जो सिलेक्शन है वो भी बड़ा ध्यान से करना होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल इसके लिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत सिंपल सिंपल कोटेशन है, जैसे व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अब ये एक कोटेशन है, बहुत सिंपल है, आम बोलचाल में भी हम यूज करते हैं, है ना। व्हाट्सएप स्टेटस में भी बहुत सारे लोग इस कोटेशन को यूज करते हैं। आप इसे जहां भी ये दिखाना हो कि व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की सोच कितनी महत्वपूर्ण है, वहां पर इस कोटेशन को इजीली फिट कर सकते हैं। एक दूसरा, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी। जहां भी आपको अहिंसा भाव को दिखाना हो कि अहिंसा कितना जरूरी है, या हिंसा या बदले का भाव समाज के लिए कितना नकारात्मक है, जिस भी टॉपिक में हो ये आप यूज कर सकते हो। मैंने ऐसी कोटेशंस आइडेंटिफाई की हैं जो ज़्यादा याद रखना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल ना हो। आगे देखिए, प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। कितनी अच्छी कोटेशन है ना। तो आसपास प्रसन्नता को बिखेरिए। इवन आप क्या कर सकते हो, देखिए एक अच्छा तरीका बताती हूँ, लिख के तो रख ही लीजिए, प्लस आप अपने मित्रों से बात करें ना तो भी इस तरह की अच्छी अच्छी कोटेशन बोलने की कोशिश कीजिए। 2-4 बार ऐसा करोगे याद हो जाएंगी, है ना। कोई दुखी है, आपका कोई मित्र आपसे बात करता है, किसी भी बात से परेशान है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि देखिए, प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी गिरती हैं, है ना। तो प्रसन्नता, खुशहाली जैसा जो मूल्य है, अगर कहीं भी उसके बारे में आपको कुछ लिखना हो तो इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। अब कोई भी टॉपिक जो मोटिवेशनल था, अभी हमने 2 टॉपिक देखे, रेगिस्तान को जो चीज़ सुंदर बनाती वो क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं पानी का कुआं छिपा रहता है। अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए, आपको छाया नहीं दिखाई देगी। ऐसा हम कब कर पाते हैं, जब हमारे पास मानसिक बल या अदम्य इच्छा शक्ति होती है। तो जहां भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बने, आप लिखिए कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। सिंपल सी कोटेशन है। आगे बढ़िए, आजादी का कोई अर्थ नहीं यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो, है ना। जब आपसे कुछ गलत हो जाए तो अपने डिफेंस में आप इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं कि आजादी का कोई अर्थ नहीं है अगर गलतियां करने की आजादी उसमें शामिल नहीं है। तो याद हो जाएगी कोटेशन। चलिए, जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। हो गया। चलिए आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद जी, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। शिक्षा के बारे में कोई भी टॉपिक आता है जहां हम ये बात करते हैं कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, अपने अनुभवों से सीखता है, वहां पर आप इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। जहाँ भी शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसको लेकर कोई डाउट है, आप बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस शिक्षा की बात की उसमें सब आ गया। आप खाने कमाने लायक हो जाओ, पैरों पे खड़े हो जाओ, वो भी है, और साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास हो, ये पक्ष भी इसमें शामिल है। अच्छा, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। देखिए कितना अच्छा सुविचार है ये, रोज इसको सुबह पढ़ा कीजिए, है ना। कि हम अभी से अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं भविष्य क्या है, हम क्या बदल सकते हैं, अपनी आदतें। और अगर हम अपनी आदतों को बदल देंगे तो ये जरूर है कि भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। तो इन कोटेशंस को थोड़ा सा समझ के अपने जीवन पर अप्लाई करके याद करने की कोशिश करेंगे तो तुलनात्मक रूप से आसानी से ये याद हो जाएंगे। कुछ और कोटेशन देखिए, ये देखिए, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। ये तो राइम भी हो रहा है ना, तो ये तो याद करना आप लोगों के लिए काफी आसान रहेगा। कुछ और देखिए,
खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह से हम यह भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के लिए हैं। तो जहाँ भी शांति, सहयोग, समन्वय की बात हो, आप इस तरह की कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और है, गांधी जी का जंतर, यहाँ थोड़ा इनका प्रिंट ब्लर हो गया है, बट गांधी जी का जंतर तो सभी को याद होगा, है ना? नहीं याद है तो उसे जाकर पढ़ लेना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, आपको एज इट इज लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आप भाव भी लिख देंगे उसका तो भी वो काम में आ जाएगा। तो मतलब ऐसी मल्टीपल थीम्स हैं जिन पर आपको कोटेशन तैयार करनी पड़ेगी। ध्यान क्या रखना है कि जितनी सरल साधारण कोटेशन का आप चयन करेंगे, जीवन से जोड़कर समझकर उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही याद रखना आपके लिए आसान होगा। और कोटेशन जहाँ तक संभव है, अगर ऐसे महान व्यक्तित्व हैं वैश्विक स्तर या भारत के स्तर पर जिनसे अधिकांश लोग अवगत हैं, अगर उनकी कोटेशंस को आप यूज कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बट ऐसा नहीं कि उसके अलावा नहीं कर सकते। कई बार एक दो कोटेशन को लेकर हम ये भी भूल जाते हैं कि कोटेशन किसने दी थी, तो भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। बट इन जनरल जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है कि कोटेशन हम लिखकर याद कर रहे हैं, तो सामान्यतः हमें याद रहता है कि ये कोटेशन किसकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि याद कर ली कोटेशन, हाँ अभी आते, एक टॉपिक में कितनी कोटेशन आप यूज कर सकते हैं। कंफर्टेबल जोन है 4 से 5, बहुत ज़्यादा कोटेशन आपको इस्तेमाल नहीं करनी। जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि आपके निबंध में ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ जरूरी है वहाँ कोटेशन आ रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोटेशन लिखने के लिए आप निबंध लिख रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंट्रोडक्शन में कोटेशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कंक्लूजन को आप कोट से एंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कंक्लूजन में एक कोट डाल देना या इंट्रोडक्शन में एक कोट डाल देने का अर्थ ये नहीं है कि इसी से आपकी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन पूरा हो गया। इंट्रोडक्शन को भी इंट्रोड्यूस करने का तरीका होता है कोटेशन का इस्तेमाल करना। अब वो कोटेशन के बाद भी आपको किसी ना किसी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम 100 से 150 शब्दों के बीच एक अच्छी इंट्रोडक्शन बना पाएं। हाँ, कई बार कुछ कोटेशन कविता की पंक्तियां अपने आप में काफ़ी लंबी होती हैं, आपने अगर 8-10 लाइनें लिख दी हैं तब आप बिल्कुल जो है आप उसे अपना इंट्रोडक्शन समझ सकते हो और फिर मेन बॉडी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं जो क्लियर हैं। अच्छा, एक जो थोड़ा सा समझना यहाँ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जरूरी है, मैंने एक कोट लिखी इंट्रोडक्शन में और लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अगर वो कोट ऐसी है जिसे समझाना जरूरी है, आप उसका अर्थ क्लियर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि हर एक कोट हर किसी ने सुनी हो। कुछ कोटेशन जटिल तरह की होती हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है, कुछ वाक्य जटिल होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है, आपको उनका अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, वो कोटेशन आपके टॉपिक से कैसे लिंक है, ये लिंक भी आपको करके बताना पड़ेगा। और मुख्यतः उस तरह की कोटेशन, उस तरह के श्लोक या पंक्तियों के मामले में जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब ये जो पंक्तियां हैं इनका इस्तेमाल आप जल संकट के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि जल की, पानी की बात हो रही है। इसका एक दूसरा भाव भी है, यहाँ पर जल व्यक्ति की विनम्रता, व्यक्ति के आत्मसम्मान के भाव का भी संकेतक है कि अगर व्यक्ति विनम्रता जैसे गुण को खो देता है या व्यक्ति में आत्मसम्मान का भाव अगर नहीं बचा है तो उस व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि बिना जल के आटा, बिना जल के आप लगा लो मोती, जो भी वो आगे कहना चाह रहे हैं। अब जरा देखिए किस टॉपिक में आप इस श्लोक, इन पंक्तियों का इस्तेमाल किस ढंग से कर रहे हो, क्या अर्थ आप देना चाह रहे हो, ये आप जानते हो, एग्जामिनर तो नहीं जानता है। तो ये बात आपको एग्जामिनर को लिंक करके बतानी पड़ेगी कि आप इस श्लोक का, इस पंक्ति का किस कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि चीज़ें अपने आप में कई बार एक्सप्लेनेटरी नहीं होती। देखिए जरा, पढ़िए इसे, ये इस चीज़ को स्पष्ट करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टॉपिक है एक सूचित और सक्रिय नागरिक वर्ग ईमानदारी व जवाबदेहिता की कुंजी है। टॉपिक क्लियर है कि जो सक्रिय और सूचित नागरिक वर्ग है वही आप देखोगे देश में शासन प्रशासन में जवाबदेहिता सबको सुनिश्चित कर सकता है। देखिए,
आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है कि महासागर मेरे देश को प्रकाशमान करता है, जबकि नदियां देश को अंधकार में रखती हैं। अब मान लीजिए आपके सामने कोई कॉपी आती है जिसमें बच्चे ने लिख दिया, अब आप 16-17 का सर्वे पढ़ेंगे, ढूंढेंगे ऐसा लिखा गया है, ऐसा करेंगे क्या जब आप एग्जामिनर हैं? तो मतलब अगर इसका कुछ ऐसा अर्थ है जो कि अपने आप में स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्यों महासागर प्रकाशमान करते हैं, कुछ क्यों नदियां अंधकार में रखती हैं, और इसका सूचित और सक्रिय नागरिक वर्ग से क्या लेना देना, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने बताया है कि इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि महासागर के समीप जो स्थित राज्य हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि, सुशासन, उत्तरदायित्व, जागरूकता इत्यादि के मामले में तुलनात्मक रूप से सक्रिय और सचेत हैं। किसकी तुलना में? जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ के नागरिकों की तुलना में। अब जो दक्षिण भारत है किसके द्वारा घेरा गया है? महासागर के द्वारा, और उत्तर भारत से या इन एरिया से क्या जा रही हैं? नदियाँ जा रही हैं। इसलिए ये कथन यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है। अब जरा सोचिए कि मैं आपको ये ना बताऊं, सिर्फ ये आपके सामने लिखा हो, कि आप समझ पाएंगे कि इसका क्या उद्देश्य था। इसीलिए कहा जा रहा है, देखिए कुछ उक्तियाँ, कुछ श्लोक, कुछ पंक्तियाँ अपने आप में स्पष्ट होती, वसुदेव कुटुंबकम। आपको हमेशा भाव लिखने की आवश्यकता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मोटा मोटा सबको पता है। आप नहीं भाव लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कौन सी लाइन, कौन सी कोटेशन, कौन सा श्लोक, शायरी जो भी है वो टॉपिक से कैसे लिंक हो रही है, ये बताने का दायित्व आपका बनता है। तो जैसे कि हम कहानी या प्रसंग को लिंक कर रहे थे, उसी ढंग से आपको कोटेशन को भी लिंक करना पड़ेगा। शिक्षा को लेकर कोई टॉपिक है, एक कोटेशन है जो बिल्कुल शिक्षा पर है, देखते ही समझ में आ जाएगा, आपको उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कोई लिंक आपने किया है, या कोई ऐसी कोटेशन है जिसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट नहीं है, या जिसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो ध्यान रहे आपको उसका अर्थ स्पष्ट करके बताना पड़ेगा। तो सिर्फ कोटेशन लिख देने से काम नहीं चलेगा, कोटेशन के बाद आपको लिंक भी बताना पड़ेगा। और कोटेशन अगर ऑब्वियस है, आपको लिंक बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तब कोटेशन के बाद आपको इंट्रोडक्शन के किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे 100 से 150 शब्दों की इंट्रोडक्शन बन पाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक से अधिक परिचय लेखन के तरीकों को एक साथ मिश्रित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप चाहो तो ऊपर एक कोटेशन लिख दो, नीचे एक कहानी लिख दो, तरीके मिक्स हो गए। आप चाहो तो ऊपर कोटेशन लिख दो, आगे एक शैली हम देखेंगे प्रश्न उठाना, आप उस शैली को उसके साथ संयोजित कर दो। बस ध्यान ये रहे कि जो दो बड़ी या विस्तारित तरह की शैलियां हैं उनका एक साथ इस्तेमाल मत करना। जैसे कि आप एक कहानी लिख रहे हो और एक वार्तालाप भी क्रिएट कर रहे हो, वार्तालाप क्रिएट करते हो तो उसमें अपने आप में 100-150 शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, उतने ही कहानी में हो रहे हैं, इतना स्कोप नहीं है। एक छोटा और एक बड़ा तरीका अगर आप चाहें तो अपने कंफर्ट के अनुसार मिक्स कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे मैसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एक और प्रश्न है कि अगर हमें एज इट इज कोटेशन ना याद रहे तो हम क्या करें? सिर्फ भाव हमें याद है ना? मेरे को ये तो याद है कि प्रसन्नता की कहीं पर तुलना इत्र से की गई है, कुछ कहा गया है कि आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी गिरती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो वाक्य क्या था मैं नहीं याद कर पा रही। तो फिर अगर आपको एज इट इज याद है तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इसका मतलब है कि आप उस कथन, उस स्टेटमेंट का भाव बता रहे हैं, आपको शब्द से वो कथन, स्टेटमेंट, वाक्य, कोटेशन याद नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी कोटेशंस को लेकर। सबसे पहली बात क्या थी? कोटेशन का डेटा बेस आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करते हुए ध्यान में रखना है कि जो साधारण तरह की सिंपल कोटेशन है उन्हीं का डेटाबेस तैयार रखो। जटिल कोटेशन आप नहीं याद कर पाओगे, ना एग्जाम तक कैरी कर पाओगे। थीम आधारित या फिर आप कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ का भी आधार बना सकते हो, लाइक महात्मा गांधी जी की 6-7 कोटेशन है ना, स्वामी विवेकानंद जी की 6-7 कोटेशन, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अपना एक रजिस्टर बना सकते हैं, डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए कि शाम को जब दोस्तों से और घर वालों से बात करनी उससे पहले ऐसी 7 कोटेशन आज निकाल लेनी है जो उनको कही जा सकती हैं। चीज़ें याद करना आसान रहेगा। 4 से 5 कोटेशन आप एक ऐसे में कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। कोटेशन ऐसे से जुड़ी होनी चाहिए या आपको जोड़कर बताना पड़ेगा। साथ ही अगर मैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कोटेशन तरीके की बात करूं तो सिर्फ कोटेशन लिख देने से इंट्रोडक्शन पूरी नहीं होती है।
आपको उसे स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ था कि लिंक करने, स्पष्ट करने में आपको लग रहा है कि 100 से 150 शब्द इस्तेमाल हो गए, अच्छा परिचय बन गया, फिर आपको कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि कोटेशन स्पष्ट है, सिर्फ एक लाइन आपने लिखी है, फिर कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने इंट्रोडक्शन या परिचय को पूरा कीजिए। एज इट इज़ याद है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास, अदरवाइज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप कोटेशन, श्लोक, कहानी, जो शायरी किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था वो लिख सकते हैं। लेकिन शायरी लिखते समय परीक्षा की गंभीरता को ध्यान में रखना है, ये हमेशा सुझाव रहेगा। जो भी लिखें आप मजाक के पात्र ना बने। जैसे एक बहुत ही फेमस किस्सा है जो मैं बार बार बताती रहती हूँ कि एक कॉपी मैंने देखी थी एक बच्चे की, एक्चुअली इतना कॉमिक एक ही किस्सा मिला। उन्होंने एक ऐसे में कुपोषण की समस्या को लेकर वो निबंध था और उसमें उन्होंने एक फिल्म का किस्सा इस्तेमाल किया, फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। उसमें एक गाना है ना, फिल्म के गाने लाइनें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे परीक्षा की गंभीरता को ध्यान में रखते हो। अब देखना तुलना बच्चे की, उस बच्चे ने उदाहरण दिया था कि एक फिल्म है इस नाम से, उसमें जो पता नहीं नवविवाहिता प्रेमिका जो भी उन्होंने लिखा, वो अपनी सास से कहती हैं, तार बिजली से पतले हमारे पिया, है ना। और इसकी तुलना किससे की? कुपोषण की समस्या से। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप चीजें लिखें, बिल्कुल क्रिएटिव होने का स्कोप है, लेकिन क्रिएटिविटी में बह नहीं जाना है, ये सीमा आपको खुद निर्धारित करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल आप कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो और तरीके बचे हैं उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं टॉपिक के साथ। क्लास नहीं छूट रही, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 2.5 घंटे की ही है, तो उसमें अगर थोड़ा भी समय जा रहा है तो वो हमारे लिए हानि होगी। चलिए टॉपिक लिखिए जी। दे सकते हैं अगर अच्छे हैं, गंभीर हैं, मीनिंग अच्छा कन्वे कर रहे हैं तो। जी, किस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल आप अवॉइड कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें एम्बिग्युइटी है तो आप अर्थ स्पष्ट करेंगे, इसका सिर्फ ये है। हम आपका भाव समझ गए। इनका कहना है कि थोड़ा सा ये नॉर्थ साउथ डिवाइड या फिर अलग सा भाव दे रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस तरह के कोटेशन के इस्तेमाल से आप बच सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ जो मैसेज था वो क्लियर है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर कुछ चीज़ें अपना भाव खुद से ना स्पष्ट कर पाएं तो आपको उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। टॉपिक लिखिए, क्या पर्यावरण संरक्षण, क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं? क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं? एक और टॉपिक इसी के नीचे लिखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास। लिखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी या सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य। पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास परस्पर अपवर्जी या सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य। 1 मिनट का टाइम है, पहले सिर्फ टॉपिक का अर्थ समझना, अभी ब्रेनस्टॉर्म उससे ज्यादा नहीं करना है। पहला टॉपिक था क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं, और दूसरा टॉपिक मैंने बोला है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास परस्पर
अपवर्जी या सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, इन दोनों टॉपिक का अर्थ निकालिए। अच्छा, अनीश हैं, उन्होंने एक कहानी लिख के भेजी है, अर्थ बाद में निकालना, पहले उनकी कहानी सुनिए। उन्होंने कहानी लिखी है कि किसी भी समाज की अंतरात्मा का इससे अच्छा परिचायक या परिचय कुछ हो नहीं सकता कि अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने लिखा है कि बचपन में क्रिकेट खेलते समय मोहल्ले वाले बॉल नहीं देते थे, खेलने से मना करते थे और उन्हें लेकर हमारे मन में नेगेटिव चीज़ें आती थी। क्या इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपको क्या लगता है अनीश, दे सकते हैं आप लोगों को क्या लगता है? कि कोई समाज अपनी खिड़कियां, दरवाजे, शीशे सब तोड़ने के लिए बच्चों को खेलने से मना कर देता है, ये बच्चों पर कितना बड़ा अत्याचार है। अच्छा, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उसमें बड़ा डिबेट यही है कि बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता। थोड़ा सा गंभीर तरह की चीज़ें लिखना जो परीक्षा की मांग के लेवल को मैच कर पाए, ठीक है? बाकी लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा लिखेंगे फिर एग्जामिनर उसी के अनुरूप अंक दे देगा। तो थोड़ा सीरियस देखिए, आपको ये बताना है कि बच्चों के साथ किस तरह का, अगर वर्तमान समय का एग्जाम्पल दे रहा तो मैं एक हिंट देती हूँ। आप ये बता सकते हो कि बच्चों की रुचियों का सम्मान नहीं किया जाता, बच्चा पढ़ना कुछ और चाहता है, उसे जानबूझकर पढ़ाया कुछ और जाता है। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उनके बिहाफ पर निर्णय कौन ले रहा है? उनके परिवार के लोग, या सामाजिक तौर पर जो चीज़ें स्वीकृत हैं उन्हीं चीज़ों को स्वीकार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें आप डिस्कस कर सकते हो, जो एक्चुअल में इशू हैं, जो गंभीरता को कैरी करती हैं, बाकी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, टॉपिक का अर्थ आपने क्या समझा मुझे ये बताएंगे। पहला टॉपिक तो क्लियर है, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरे का क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास परस्पर अपवर्जी या सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, दोनों का एक ही अर्थ है। भाषा बदल जाए तो ये नहीं समझना है हर बार की टॉपिक भी बदल जाएगा। परस्पर अपवर्जी का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत, या फिर दोनों का उद्देश्य एक ही है, सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य। ये टॉपिक भी मोटा मोटा वही बात कर रहा है। तो अब आप लोग टाइम लीजिए, आपके पास 2-3 मिनट तक का समय, उससे पहले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। 3 मिनट के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपने क्या समझा, आपको करना क्या है वो मैं बताना चाहूंगी। एक तो इस टॉपिक की स्ट्रक्चरिंग या संरचना क्या हो सकती है, संरचना मतलब किस किस बारे में बात करोगे आप इस टॉपिक में। दूसरा, संरचना के बाद जो अलग अलग भाग होंगे टॉपिक के, उन भागों में किस तरह की विषय सामग्री आ सकती। कंक्लूजन की हमने बात नहीं की है, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। परिचय के एटलीस्ट हम 2 तरीके देख चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल हम इस टॉपिक के परिचय लेखन में कर सकते हैं। 3 काम आपको करने हैं, 3 मिनट है, डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ हिंट में आप चीज़ों को अपने पेज पे लिखेंगे, क्योंकि 3 मिनट में डिटेलिंग आप नहीं कर सकते हो। तो फटाफट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। एक दूसरे का आप विरोधी समझ लीजिए इसको। अच्छा देखिए, आप सेकंड वाले टॉपिक को अभी के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सिंपल रखते हैं। फर्स्ट जो लिखवाया है आप उसी को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं। क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं, इसे ब्रेनस्टॉर्म कीजिए।
हो गया? शुरू करें। टॉपिक का अर्थ स्पष्ट है। टॉपिक क्या पूछना चाह रहा है कि क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकते हैं, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रैक्टिकल है, वास्तविक है, व्यवहारिक है? ये टॉपिक जानना चाह रहा है। चलिए, टॉपिक का अर्थ तो हमें स्पष्ट है। अब हम सबसे पहले करेंगे स्ट्रक्चरिंग। एक शब्द आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि कोई भी टॉपिक देखा, आपको पता है पीछे आपको फाइनल जो कॉपी मिलेगी उसमें लास्ट में आप रफ वर्क कर सकते हो, हम वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे हमें 1000 से 1200 शब्दों का लिखना होता है, जीएस के आंसर की तरह नहीं होता। तो डेफिनेटली आपको एक बार जाकर 10-15 मिनट देकर ये सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं। अब एक हो सकता है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हम हैप-हजार ढंग से करें, मतलब जब जो याद आया वो हम लिख दें। उससे क्या होगा, अगर उस ब्रेनस्टॉर्म किए हुए कंटेंट को अगर मैं अपनी कॉपी में लेकर आऊंगी तो कॉपी का फ्लो बाधित होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसे तरीके की बात कर लें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमारी संगठित ढंग से हो जाए, ऐसा तरीका जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी हमें याद आ पाएँ। और वो तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप टॉपिक को तोड़ेंगे, जैसे कि जीएस की क्वेश्चन को तोड़ते हैं कि कौन कौन से भाग आने चाहिए, और फिर एक एक भाग में क्या कंटेंट आ सकता है उसके बारे में सोच लो। इससे क्लैरिटी रहेगी, और एक एक भाग पर जब आप फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा कंटेंट या विषय सामग्री याद भी आएगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करें, तोड़ें, क्योंकि कल एक डाउट ये भी था कि कैसे हम ऐसे की स्ट्रक्चरिंग करें। तो ये है आपके सामने टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास। क्या पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास साथ साथ संभव है, ये टॉपिक था। अब आप लोग मुझे फटाफट ये बताएंगे कि अगर इस टॉपिक की स्ट्रक्चरिंग करनी हो तो वो कौन कौन से भाग होंगे जो इस टॉपिक में आने चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है। प्रदूषण, पहले जो 10 विचार आएंगे मैं उनको यहां पर लिखूंगी। एक विचार आ गया, दूसरा, एक व्यक्ति एक ही विचार देगा। सरकारी नीतियां, ठीक है। आपका प्रदूषण है, इसी के सामने वनों की हानि भी लिख दिया। चलिए आगे, विकास बनाम पर्यावरण, आगे पर्यावरणीय नैतिकता, हाँ, हरित ऊर्जा, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट और। अच्छा, भविष्य हेतु क्या हरित ऊर्जा या हरित हाइड्रोजन आजकल काफी चर्चा में, करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं, चलिए ये भी हम लिख लेते हैं। एसडीजी एक पर्यटन, ठीक है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और टूरिज्म पर्यटन, है ना, इनको हम लिख लेते हैं। इसके अलावा ग्रीन जीडीपी, हरित जीडीपी आप इसे हिंदी में लिख देंगे। नेट जीरो उत्सर्जन, एक आर्थिक विकास और पिछड़ापन, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, 10 पॉइंट हो चुके हैं। अच्छा, जीएस के आंसर कितने लोगों ने लिखे हैं? क्या किसी भी उत्तर की संरचना और उसमें आने वाला कंटेंट, विषय सामग्री सेम ही चीज होती है? स्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि किस किस बारे में बात करनी है,
और जो बातें हैं फिर जब उसमें फिल करते हैं तो वो क्या होता है, विषय सामग्री। संरचना क्या होती है, एक मकान का ढांचा, वो क्या है, स्ट्रक्चर। हम उसमें जो फिल करते हैं वो क्या है, विषय सामग्री। अब आप लोग जरा अपने ज्ञान चक्षु खोलकर मुझे ये बताएंगे कि ये स्ट्रक्चरिंग है या विषय सामग्री। मैंने पूछा क्या था कि किस किस बारे में इस टॉपिक में बात करनी है, कौन कौन से भाग, ना कि विषय सामग्री। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हम भाग आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, सिंपली बात करें कि क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ संभव हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम विचार के स्तर पर ही बात करेंगे कि देखो भाई, ये विचार आखिर आया क्यों कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास क्या साथ साथ हो सकता है। कहीं तो ऐसी सोच या दृष्टिकोण काम कर रहा होगा जो ये कहता है कि अगर हमने पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया, ऊपर एरो मतलब उसको बढ़ावा दिया, तो आर्थिक विकास कम हो जाएगा, या फिर अगर हमने आर्थिक विकास को वरीयता में रखा तो पर्यावरण को क्षति होगी ही होगी। सबसे पहले तो ये विचार, आइडिया क्लियर करना पड़ेगा। मैं कंटेंट की बात नहीं करी, सिर्फ ये बता रही हूँ कि विचार आपको क्लियर करना पड़ेगा। टॉपिक पूछा है कि क्या पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास साथ साथ संभव है। हम क्या देख रहे हैं कि अभी हम पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को साथ साथ नहीं लेकर चले। हम चाहे जितनी भी बात कर रहे हो, मोटा मोटा परिणाम उस दिशा में हमें नहीं प्राप्त हो रहे। तो हम क्या दिखाएंगे कि अच्छा, जब हम दोनों को अलग थलग लेकर चल रहे हैं तो परिणाम किस प्रकार के हैं, और आप दोनों की बात करोगे, यहाँ पर ये बताओगे कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। अब उसको लेकर जितने भी सारे एग्जाम्पल आपके सामने आए, सबसे पहला क्या रहेगा, पर्यावरण संरक्षण आर्थिक विकास के लिए क्यों जरूरी है। और दूसरा जो हम सामान्यतः भूल जाते हैं कि आर्थिक विकास भी पर्यावरण के लिए जरूरी है, तो वो क्यों जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है ना, तो हमें बताना पड़ेगा कि क्यों जरूरी, क्योंकि एक दूसरे के बिना अगर रहेंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, दोनों को साथ लाने के लिए जिसने सरकारी कोशिशें या नीतियां बताई थी वो ठीक था। यहाँ पर किस किस तरह की नीतियां, कदम, जैसे को हम हमारे ही राष्ट्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, टॉपिक न्यूट्रल है कि क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ संभव है, तो भारत प्लस संपूर्ण विश्व। तो किस तरह की नीतियां या कदम हमने उठाए हैं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर हम कदम उठा रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, और उसके कारणों को आइडेंटिफाई करते हुए इनका समाधान देना, ये हमारा निष्कर्ष की तरफ बढ़ना होगा। तो आप समझ रहे हो कि टॉपिक को तोड़ना कि हाँ ये भाग है, इनके बारे में हम बात करेंगे, फिर एक एक भाग को उठाओ कि सबसे पहले तो ये विचार आखिर अस्तित्व में आया ही क्यों, क्या आखिर मामला है। अच्छा, फिर क्यों पर्यावरण संरक्षण के बिना आर्थिक विकास कभी पूरा हो ही नहीं सकता, और क्यों आर्थिक विकास को हम साइड करके आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मतलब दोनों में सामंजस्य जरूरी है, हम मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि दोनों साथ ही संभव है क्योंकि एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। और ये मानते हुए राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसके कारण क्या है और उसके समाधान। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि एक एक पार्ट में आपको कंटेंट फिल करना है। तो अब जरा एक एक पार्ट को उठाइए और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ऑनलाइन बच्चे बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा रेस्पॉन्स पोर्टल पर जवाब देना है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहानियाँ लिखी थी, जैसे कि अनिष्का तो हो गया, जिंदगी और जोंक वाली कहानी मैंने सुनी नहीं है, आप लोगों ने सुनी है? ओके, क्या है ये कहानी? ब्रेनस्टॉर्म 2 मिनट बाद करना, पहले हाँ आप बताइए।
मतलब एक व्यक्ति गांव जाता है, वो मांग कर अपना जीवन यापन करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इस स्थिति में पहुंच जाता है? गांव वाले, अच्छा, गांव वाले उसका शोषण करते हैं। तो ये कहानी कहाँ फिट हो सकती है? अच्छा, एक पंकज ने लिखा है जेंडर इनइक्वालिटी पर। बिल्कुल, अगर कोई टॉपिक आए तो ये तो बहुत आम है कि आप लड़का लड़की इनका कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने लिखा है, शमा प्रवीण, उनका कहना है कि वर्तमान पीएम मोदी जी ने हाल ही में 4 बच्चों को अपने पास रखा है, उसका नाम दीप ज्योति है। इससे पीएम मोदी जी का 4 बच्चों के प्रति स्नेह दिखता है। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे पीछे से किसी ने, आप उसी से समझ जाना चाहिए था, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का भी किसी ने पूछा था। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन एक सुझाव है, जो वर्तमान में राजनीति में सक्रिय हैं, अगर उनका नाम लिखने से आप बच सकते हो तो आप बचने की कोशिश करो। बाकी मोदी जी का नाम, आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं, एक पद पर भी आसीन है, तो थोड़ी सी लिबर्टी है कि आप उनका नाम दे सकते हैं, बट मैं कहूंगी कि जितना संभव है बचिए। तो ये एक जो किस्सा है, ये पूरी इंट्रोडक्शन अपने आप में नहीं बना पाएगा। आप इसे चाहें तो मेन बॉडी में कहीं पर लिख सकते हो कि देखिए, इस तरह के व्यक्तित्व हैं जो दिखाते हैं बच्चों को लेकर स्नेह का भाव, और ये संपूर्ण मानव जाति या संपूर्ण देश के लिए लीड बाय एग्जाम्पल हो सकता है, हम इनको अनुसरण कर सकते हैं। तो पूरी इंट्रोडक्शन ये प्रभावी ढंग से बना पाए, मुझे नहीं लगता कि इसमें वो क्षमता है। आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये आप कर सकते हो कि आप नाम ना लिखिए, सिर्फ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। जी, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी मैं बताती हूँ, आप थोड़ा सा, हाँ, इसको हम जस्टिफाई करेंगे। इनका डाउट ये कि ये तो हमें समझ में आ गया कि पर्यावरण संरक्षण के बिना आर्थिक विकास टिकेगा नहीं, लेकिन दूसरे का क्या है? क्योंकि पहले भी तो ये था कि बिना आर्थिक विकास के तो हम जी ही रहे थे। अभी डिस्कस करेंगे, पहले 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। जो स्ट्रक्चरिंग अब हमने की है, इसके आधार पर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो एड्रेस नहीं हो पा रहा, तो आप फिर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर सर के पास, क्योंकि आप लोग बीच में खुद भी बात करने लगते हैं, तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि आपने मुझसे पूछा है कि या आपस में एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आप फटाफट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और बताइए। देखिए, सबसे पहले आइडिया क्या है? हाँ, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात नहीं करें, इंट्रोडक्शन लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक का आइडिया क्या है वो लेते हैं। तो सबसे पहले विचार समझ में आया कि हम यही मान के चल रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण होगा तो आर्थिक विकास की कीमत पर, और आर्थिक विकास होगा तो पर्यावरण संरक्षण की कीमत पर। अब आप लोग कहेंगे ऐसा नहीं है मैम, अब क्योटो प्रोटोकॉल आया, पेरिस एग्रीमेंट आया, नेट जीरो एमिशन के टारगेट हम बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, हम बना रहे हैं, बट हम उन टारगेट्स को प्राप्त कब कर पा रहे हैं? अभी भी तो यही है ना कि इस सदी के अंत तक ये बहुत ही मुश्किल है कि हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रख पाएं, जो तापमान वृद्धि है उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रख पाएं। और अगर जरा सोचिए कि हमें ये लगता कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ ही संभव है, तो राष्ट्र आपस में लड़ते क्यों? कि आपने इतना उत्सर्जन कर लिया है, अब आप और उत्सर्जन नहीं करेंगे या आप कटौती करेंगे, हम अभी तुलनात्मक रूप से कम विकसित हैं, तो हमारा अधिकार बनता है
कि हम और उत्सर्जन करें और अपने लोगों को वो जीवन स्तर दें। क्योंकि अगर आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ हो सकता है, और अगर आप पर्यावरण के साथ लोगों का आर्थिक विकास करते हुए उनको वो जीवन स्तर दे सकते हैं, तो ये जो पर्यावरण जिम्मेदारियों को लेकर विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, ये बनती ही क्यों? सोचा है कभी? क्योंकि कहीं ना कहीं विचार तो आज भी यही काम कर रहा है कि अगर हम पर्यावरण पर ध्यान देंगे तो आर्थिक विकास के टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे, और अगर आर्थिक विकास पर ध्यान दिया तो पर्यावरण के टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे। तभी तो आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल से बहुत सारे राष्ट्र बाहर हो जाते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को लेकर भी राष्ट्रों का, और जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। कारण क्या है? क्यों विकासशील राष्ट्र ऐतिहासिक झिझक की बात करते हैं? वो कहते हैं कि आपने ज़्यादा उत्सर्जन किया है तो बाध्यताएं आप पर आनी चाहिए। क्यों हम कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि उनके बराबर अगर हमने टारगेट अपनाए क्लाइमेट को लेकर, जलवायु को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो हम अपने डेवलपमेंट से समझौता कर लेंगे। तो चाहे हम जितनी भी बात कर रहे हैं, दृष्टिकोण तो आज भी यही है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ संभव नहीं है, जिसके चलते ये टॉपिक बनता है या जिसके चलते सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले हम आइडिया, एग्जाम्पल, CBDR, विकसित विकासशील देशों का एग्जाम्पल, ऐतिहासिक झिझक, सबकी बात करते हुए आप अपना केस यहाँ पर क्लियर करोगे, और फिर दूसरे भाग पर जब आगे बढ़ोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं तो इसका क्या परिणाम आ रहा है। तो परिणाम क्या दिखाई देता है कि जब हम बिना पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक विकास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या विकास स्थायी है? जितना हम विकास कर रहे हैं, हम जलवायु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अलग अलग तरह की आपदाएं, सूखा, बाढ़, चक्रवात इत्यादि के चलते उतना ही हमें हानि हो जा रही है। तो क्या बिना पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक विकास संभव है? दूसरा, हम आर्थिक विकास की बात क्यों करते हैं? जो गरीब है उसे ऊपर उठा पाएं, समावेशी विकास हम कर पाएं, यही तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों का कहना है। लेकिन जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, और आज के समय में प्राकृतिक आपदाओं के पीछे प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन, तो उस आपदा से सबसे ज्यादा कौन प्रभावी होता है, गरीब या अमीर? गरीब। तो जितनी भी हम कोशिश करके विकास करें, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की कोशिश करें, एक आपदा आएगी जो उनको फिर से वहीं पहुंचा देगी जहां पर वो थे। इसके अलावा अगर हम जलवायु परिवर्तन करके आर्थिक विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास कर रहे हैं, तो आर्थिक विकास की लागत भी बढ़ रही है। बीमारियों का बोझ जो क्लाइमेट चेंज के चलते बढ़ रहा है, ऐसे अनेक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ना ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीजें छोड़ पाएंगे जो हमें छोड़नी चाहिए। तो अंतर पीढ़ीगत जो समता है, इस रूल को भी हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, और साथ ही जितना पर्यावरण को हम क्षति पहुंचाएंगे उतना ही संसाधनों की दक्षता भी कम हो रही है। चाहे मृदा की बात करें, मृदा को हम हानि पहुंचा रहे हैं, मृदा की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना। हर एक संसाधन को लेकर स्थिति यही है। तो मोटा मोटा ये कुछ एग्जाम्पल दिए, हिंट ये है कि इस तरह के एग्जाम्पल डालकर आप ये बताओगे कि जब हम दोनों को अलग अलग लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो परिणाम क्या है। दूसरा, आर्थिक विकास क्यों जरूरी है पर्यावरण के लिए, जैसे कि इनका प्रश्न भी था। आप ध्यान दोगे कि जितने भी डिबेट हैं, चर्चाएं हैं, चिंतन, यूपीएससी, ऐसे, XYZ, क्यों है? क्योंकि मानव है। आप कभी भी सिर्फ ब्लाइंडली पर्यावरण की भी बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के साथ मानव जरूरी है। मानव ही तो है जो इतनी सब मेहनत कर रहा है, चीज़ों का पता लगाना, ये वो, तो हम मानव को कभी केंद्र से हटा ही नहीं सकते। जब हम भूगोल की बात करते हैं और जब हम कहते हैं मानव भूगोल, तो इसका मतलब मानव केंद्र में है ना। तो क्या हम मानवीय हितों की उपेक्षा करके सिर्फ पर्यावरण पर ही ध्यान दे सकते हैं? ये भी सही नहीं है। और ज्योग्राफी जिसने पढ़ा है, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद पढ़ा है, ग्रिफ्ट टेलर का एक कंसेप्ट है, रुको और जाओ। क्या कहता है कि पर्यावरण आपको ऑप्शन दे रहा है, अब ये मानव पर निर्भर करता है कि किस ऑप्शन का वो चयन करता है और किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, यानी मानव महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ हम पर्यावरण संरक्षण के नाम पर मानवीय हितों को कमतर नहीं कर सकते। और दूसरा, आज तो आर्थिक विकास इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जितनी क्षति हमने पर्यावरण को पहुंचा दी है, अगर उस क्षति को हमें रोकना है या रिवर्स करना है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है।
नई तकनीक, नए नवाचार, हरित हाइड्रोजन का आइडिया, ये सब कहाँ से आ रहा है? एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरीज, आइडिया कहाँ से आ रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आ रहा है। तो अब तो पर्यावरण को हम बचा पाएं और मानव जाति के लिए उसे बेहतर रख पाएं, इस हेतु आर्थिक विकास अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि आर्थिक विकास से ही हम स्थिति को बना के रख पाएंगे। अच्छा, संसाधन अब सीमित हो चुके हैं, अब हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, संसाधनों का सावधानीपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। संसाधन दक्षता बढ़े, कम से कम संसाधन का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, इसके लिए क्या जरूरी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी, क्योंकि आर्थिक विकास से नवाचार, प्रौद्योगिकी, तकनीक सब संभव हो पाती हैं, और उसी से जो संसाधन उनको हम संरक्षित कर पाएंगे, पर्यावरण की संरक्षा कर पाएंगे, और जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम कर पाएंगे। तो सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास भी जरूरी है। बट ध्यान रहे, ना ही तो पर्यावरण जो है उसके बिना हम आर्थिक विकास को ना स्थायी बना सकते हैं, ना समावेशी बना सकते हैं, और मनुष्य तो केंद्र में है ही। तो मनुष्य का विकास, उसे बेहतर जीवन स्तर मिले, गरीबी से बाहर निकले, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, ये हमारे लिए जरूरी है। अब चूंकि ये चीज़ें जरूरी है, हमने इसे माना, और मानते हुए अनेक तरह की कोशिशें की गई। अब इसमें इंटरनेशनल लेवल पर आप देखोगे, हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर सकते हो, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर सकते हो, भारत के स्तर पर बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। हरित हाइड्रोजन को लेकर हम मिशन लेकर आए हैं, फेम, फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको लेकर हम लेकर आए। ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य तो ग्रीन जीईपी की बात करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये दिखाता है कि राष्ट्र के स्तर पर और विश्व के स्तर पर अनेक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कोशिशों का परिणाम हमें नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि ये कोशिशें इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम सही तौर पर अभी ये मान के चल रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ साथ हो सकता है, लेकिन अंदर से जो हमारी अंतरात्मा है वो आज भी यही कहती है कि ये दोनों साथ साथ संभव नहीं है। अगर एक को वरीयता दी तो दूसरे को क्षति होगी, और ये सोचते हुए मानव जाति ने किसे वरीयता दी है? आर्थिक विकास को। दूसरा, एक फ्री राइडर का कंसेप्ट है। फ्री राइडर क्या है? मेरे पास कुछ कचरा है, मैं यहाँ फेंक दूँ, प्रदूषण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कचरा मैंने फेंका, प्रदूषण हुआ तो नुकसान सबको होगा। मैंने एक पौधा लगाया, वायु शुद्ध होगी, लाभ किसको होगा? सबको होगा। आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस कौन बनेगा? आपकी मेहनत से आप नहीं बनेंगे, आपकी मेहनत से मैं नहीं बनूंगी, है ना। अपना अपना लाभ मिलेगा। तो जहां लाभ सिर्फ स्वयं तक सीमित ना हो, या परिणाम, लाभ भी हो सकता है, हानि भी, स्वयं तक सीमित ना हो, ऐसी चीजों के लिए कंसेप्ट यूज होता है फ्री राइडर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी तो आप सुना होगा, आप घर परिवार में जरा प्रदूषण को रोकने के कोई तरीके इस्तेमाल कीजिए। आप कहिए गाड़ी के बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे, घर वाले अचानक से क्रोधित हो जाएंगे कि ये क्या ज़्यादा पढ़ लिए। ऐसा ही होता है ना सामान्य। तो ये फ्री राइडर का कंसेप्ट है। अगर आप प्रदूषण करते, प्रभाव आप पर पड़ता, आप चिंतित रहते, लेकिन जो जो कर रहा है प्रभाव सब पर जाएगा। यही कारण है कि कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता। प्रदूषण विकसित राष्ट्रों ने किया, जलवायु को उन्होंने बदला, प्रभाव मालदीव, तुवालू जैसे छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्रों पे आ रहा है क्योंकि वो डूबने वाले हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आप बात कर सकते हो और बता सकते हो कि क्यों नहीं जो है ये चीज़ें संभव हो पा रही। अब जो विकासशील राष्ट्र है उनके पास वित्त नहीं है, उनके पास तकनीक नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जो अल्टरनेटिव मेथड हम लेकर आए, हम किसकी बात करते हैं? कार्बन बाजार की बात करते हैं। कार्बन बाजार का कंसेप्ट क्या है कि मुझे एक टारगेट दिया है, मुझे इतना उत्सर्जन करना है, अगर मैंने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, मैं उनसे खरीद लूँगी और भरपाई हो जाएगी। इससे ओवरऑल उत्सर्जन तो कम हुआ ही नहीं। ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशू हैं, नज़रिए को लेकर इशू है, राष्ट्रों में सहमति को लेकर इशू है, फ्री राइडर कंसेप्ट वाला मुद्दा भी है, विकासशील राष्ट्रों के पास तकनीक और वित्त नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं जिसके चलते आज भी हम पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर आ पा रहे। तो उसके बाद आपको इसका वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन देना है, इसकी बात हम निष्कर्ष में करेंगे। अब आप लोग मुझे बताएंगे, दो तरीके हमने देखे हैं, कोटेशन और कहानी। क्या 7 अरब सपने एक ग्रह सावधानी से उपभोग कीजिए, उसमें जो किस्सा कहानी प्रसंग था वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बस आपको लास्ट में लिंक कर देना है कि देखिए ये मानव समाज की या मानव जाति की स्थिति हो सकती है अगर हम पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को अलग थलग मानकर चलते हैं। तो जो वहाँ पर 7 अरब सपने थे उसको मानव
जाति, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास से आप जोड़ देंगे। महात्मा गांधी जी का एक कथन काफी फेमस है, जो एग्जैक्टली तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बट उसका भाव ये है कि प्रकृति जो है व्यक्ति की इच्छाओं की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो अनंत है, लेकिन इच्छाओं के लिए नहीं है ना, लालच के लिए नहीं है। तो इस तरह की कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे फिर आगे और तरीके देखेंगे, जो भी आपको उपयुक्त लगे उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। तो मैसेज क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो पहले टॉपिक का अर्थ समझो, उसके बाद उसे तोड़ो कि कौन कौन से भाग संभव है, और एक एक भाग के बारे में विचार करके एग्जाम्पल फिल करो। इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग व्यवस्थित ढंग से होगी। फिर आपको कुछ नहीं करना, पहला आइडिया 1-2 पैसेज में लिख दो, दूसरा आइडिया जितना भी संभव है 1-2-3 पैसेज लिखो, तीसरा आइडिया लिखो, एक के बाद एक पार्ट आप फ्लो में डिस्कस करते चले जाओगे। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती तो क्या आप इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते? नहीं कर पाते। कभी कोई आइडिया आ रहा है, कभी कोई आइडिया आ रहा है, उसका फ्लो क्या होगा, क्या पहले लिखना चाहिए, क्या बाद में लिखना चाहिए, कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते। तो कंटेंट अच्छा होने के बावजूद यूपीएससी की एक डिमांड थी ना कि आपका निबंध सुनियोजित होना चाहिए और अभिव्यक्ति प्रभावी एवं सटीक होनी चाहिए। आप ये काम नहीं कर पाते। ठीक है। पंकज कुमार का लिखना है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में मानवीय मूल्यों को देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि आप प्रकृति को लेकर कितने संवेदनशील हैं, बिल्कुल आप डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? जो अभी तक हमने पढ़ा वो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं? ये जो टॉपिक है आपके लिए एक होमवर्क है। इस टॉपिक पर आप वार्तालाप बनाने की कोशिश करता। वार्तालाप मतलब 2 पात्र या 2 अलग अलग पक्ष हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस तरह की शैली में आप इंट्रोडक्शन घर पे बनाने के लिए जो है थोड़ा सा काम करेंगे। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में देख लेंगे कि आप कैसे कर सकते हो। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के जो बाकी तरीके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ एक डायमेंशन पर हम स्पेसिफिक फोकस करेंगे, वो है अमूर्त तरह के विषयों का अर्थ कैसे समझा जा सकता है। क्योंकि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, जीएस तरह का टॉपिक था, जो शिक्षा वाला देखा वो भी उतना अमूर्त नहीं था। जब अमूर्त टॉपिक हमारे सामने आए तो उनका अर्थ कैसे समझें, उनको कैसे तोड़ें, उनको कैसे लिखें, इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।